नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे मैं आपके सामने नई नई कहानियाँ लाता हूँ तो मेरा भी थोड़ा सा उत्साह बढ़े, आपको और नई नई कहानियाँ लाऊँ। तो चलिए दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इतिहास में एक अमर प्रेम कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसको हमारी नई जनरेशन को जानना चाहिए, हमारी नई पीढ़ी को पता होना चाहिए। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें एक मुस्लिम युवती, एक मुस्लिम राजकुमारी और एक हिंदू राजकुमार के बीच का एक अच्छा प्रेम, एक अच्छा सच्चा प्रेम, उसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है जालौर के शासक कानड़ देव के पुत्र बीरम देव और दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा के प्रेम कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस कहानी को। आशा करता हूँ आप अच्छे से सुनोगे, पूरा सुनोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक नई कहानी को। दोस्तों, सबसे पहले इस कहानी को, फिरोजा और बीरम देव की कहानी के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। ये दौर 12वीं शताब्दी का था। दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी शासन स्थापित कर चुका था। अलाउद्दीन खिलजी जब शासन स्थापित कर चुका था तो उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के बारे में सोचा कि मुझे अपना साम्राज्य बढ़ाया जाए, और साम्राज्य बढ़ाने के लालच में वो हर जगह आक्रमण करने लगा, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह आक्रमण करने लगा। अब उसने सोचा कि क्यों ना गुजरात पर आक्रमण किया जाए, और गुजरात में उस समय था सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पर देखो, सोमनाथ मंदिर हमेशा ही अपने धन दौलत के लिए प्रसिद्ध रहा है। हर बार किसी न किसी आक्रांता को अपनी ओर आकर्षित किया है इसने। जितने भी भारत पर आक्रांता हुए हैं, जितने पर भारत पर आक्रमण किए हैं, जितने आक्रांताओं ने आक्रमण किए हैं, उन्होंने सोमनाथ पर जरूर आक्रमण किया है। वहां से कोई सोमनाथ की धन संपदा लूटना, ये सब हमेशा से किया है। तो सोमनाथ मंदिर अपनी भव्यता के लिए फेमस था, तो इसलिए सभी का ध्यान इसकी तरफ गया था। अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना तो उसका ध्यान भी इसकी तरफ गया था, सोमनाथ की तरफ, कि क्यों ना सोमनाथ को लूटा जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उलूग खान और नुसरत खान, उन्होंने योजना बनाई कि सोमनाथ पर आक्रमण किया जाए, गुजरात पर आक्रमण किया जाए। अब जब दिल्ली से गुजरात पर आक्रमण किया जा रहा था तो उसका रास्ता राजस्थान से होकर निकलता है और वो जालौर से होकर निकलता था। उस समय जालौर रियासत थी और जालौर रियासत के शासक थे कानड़ देव चौहान। अब उन्होंने नुसरत खान और जो उलूग खान थे, उन्होंने कानड़ देव चौहान से रास्ता मांगा कि भाई हमको गुजरात पे आक्रमण करना है तो हमको रास्ता दे दीजिए। कानड़ देव चौहान जो एक चौहान शासक थे, हिंदुत्ववादी शासक थे, उन्होंने जब पता चला कि ये गुजरात पर आक्रमण हो रहा है, सोमनाथ पर आक्रमण हो रहा है, तो उन्होंने रास्ता देने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि हम लोग रास्ता नहीं देंगे। अब जो उलूग खान था उस समय बहसबाजी करना नहीं चाहता, वो इससे बहस में पड़ना नहीं चाहता। उस समय उसका जो उद्देश्य था वो गुजरात पे आक्रमण करना था। वो नहीं चाहता था कि रास्ते में हम कानड़ देव से उलझें और यहाँ हमको लड़ाई करनी पड़े, इसलिए वो दूसरे रास्ते से गुजरात चले जाते हैं, सोमनाथ पर आक्रमण करते हैं, सोमनाथ को लूटा जाता है, यहाँ तक कि वहाँ के शिवलिंग को भी तोड़ खंडित करके ले लिया जाता है, लाया जाता है। अब वहां से सेना वापस होती है तो अपनी मस्ती में, जो उलूग खान थे वो जीत की मस्ती में जब वापस आते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना अब कानड़ देव को सबक सिखाया जाए, क्योंकि उसने इधर से रास्ता नहीं दिया था, तो कानड़ देव को सबक सिखाया जाए। और वो जालौर पर आक्रमण करने की सोचते हैं, तो जालौर पर हमला किया जाता है। लेकिन इस हमले में कानड़ देव बहुत वीरता से लड़ते हैं और एक तरह से अफगान सेना को परास्त कर देते हैं। अफगानिस्तान सेना, जो अफगान सेना थी, अफगानी सेना थी, खिलजियों की जो सेना थी, वो परास्त हो जाती है। इसके बाद इनसे, जो कानड़ देव था, इनसे मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए संधि की जाती है। उस संधि के दौरान ये कहा जाता है कि आप हमें आपस में संधि कर लेते हैं, आपसे हमें आक्रमण नहीं करना, आपके राज्य का हमें कुछ नहीं करना है। बस संधि में ये था कि आपका जो बेटा है बीरम देव, उसको हमारे राज्य में भेजा जाए, यानी दिल्ली दरबार में भेजा जाएगा। तो ये तय हो जाता है, वो बीरम देव थे वो दिल्ली दरबार में भेजे जाते हैं। कानड़ देव, जो बीरम देव है, अपना जो बेटा है उसको दिल्ली दरबार में भेज देता है। अब दिल्ली दरबार में बीरम देव चले जाते हैं तो बीरम देव की उम्र उस समय 22 साल है और वो बहुत ही खूबसूरत लड़का है, 22 साल का जवान लड़का है, वो दरबार में बैठा है। तो बीरम देव अपनी बुद्धिमत्ता, वो बताया जाता है, खूबसूरत के साथ साथ बुद्धिमान भी थे। तो वो दरबार में पहुंचते हैं, तो दरबार में जाके अपना परिचय वगैरह देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को बताते हैं, और फिर उनके दरबार में बैठने लग जाते हैं। लेकिन बीरम देव नहीं जानते हैं इस समय कि दरबार में किसी को उनसे प्रेम हो जाता है, किसी को उनसे मोहब्बत हो जाती है, और वो कोई और नहीं थी, वो थी अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा। अब फिरोजा को बीरम देव को देखते ही प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट, वो सीन बन जाता है, प्यार हो जाता है। वो इजहार करती है बीरम देव को कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। ये बात जब अलाउद्दीन को पता चलता है
तो अलाउद्दीन स्तब्ध रह जाता है कि मेरी बेटी इससे प्रेम करती है, लेकिन कहा जाता है कि उसके बेटी के आगे उसकी चलती नहीं, कोई भी नहीं चलती, और वो भी राजी हो जाता है इस बात में कि ठीक है कोई बात नहीं। अब सोचिए, देखने वाली बात है कि दिल्ली सल्तनत इतना बड़ा साम्राज्य और जालोर एक छोटा सा साम्राज्य, वहाँ उसे जालोर के जो राजकुमार हैं उनसे उनका प्यार है, प्रेम हो गया, तो उससे शादी करना है कि लोग मजबूर हो जाते हैं कि ठीक है, बेटी के आगे झुकना पड़ता है कि ठीक है हम शादी करेंगे। अब इस बात का पता बीरमदेव को चलता है कि फिरोजा जो है मुझ पर आकर्षित है और मुझसे शादी करना चाहती है, तो वो सोचता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वो बोलता है कि मामा लाजो भाटियो कुछ लाजे चौहान, जो मैं परनु तुर्क जी तो पश्चिम हो गए महान। कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि मैं एक तुर्कनी से, एक तुर्क से मतलब एक दूसरे धर्म की लड़की से मैं कैसे शादी कर लूं। तो वो उस दरबार में तो हाँ बोल देता है, लेकिन रात के टाइम होते ही वो वहां से निकल जाता है, दरबार से निकल जाता है। निकलने के बाद वो जालोर पहुंच जाता है। अब जालोर में पहुंच के वो अपने पिता को बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और वहां तो वो शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो शादी करने के लिए तैयार हैं, भाई मुझसे शादी की जा रही है फिरोजा की, लेकिन मैं नहीं चाहता मैं किसी तुर्क लड़की से, किसी अफगान लड़की से, किसी मुस्लिम लड़की से शादी करूं। इधर इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को चलता है कि बीरमदेव मना कर चुका है, तो अपनी पूरी सेना भेजता है। अलाउद्दीन अपनी पूरी सेना को भेज देता है कानड़देव पर आक्रमण करने के लिए, जालोर पर आक्रमण करने के लिए। अब जालोर पर जब आक्रमण किया जाता है तो उससे पहले सिवाना का किला पड़ता है, जिसे जालोर की कुंजी कहा जाता है। तो खिलजी की सेना पहले सिवाना को जीतती है। सिवाना को जीतने के बाद में फिर जालोर पर आक्रमण किया जाता है। अब जब जालोर पर आक्रमण किया जाता है तो बीरमदेव और कानड़देव ये 1311 के आसपास का जो कहानी होती है, भयंकर तरीके से युद्ध करते हैं। इधर अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दे दिया था सेना को कि बीरमदेव को लाना है, चाहे जिंदा लाओ या मुर्दा लाओ, कैसे भी लाओ, लेकिन बीरमदेव को लाना है। तो आक्रमण जब होता है जालोर पर, तो बीरमदेव और कानड़देव पूरी मतलब अपनी पूरी सेना के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ते हैं, लेकिन सामने खिलजियों की सेना थी जो दिल्ली सल्तनत की सेना थी। तो इधर बहुत बड़ी सेना है और उधर एक छोटी सेना है, फिर भी बहुत वीरता के साथ लड़ते हैं। यहाँ तक कि खिलजियों की सेना को एक बार तो पूरी तरह से हताश कर दिया जाता है, पूरी तरह से परास्त कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी सामने जब इतनी बड़ी सेना थी तो उनको पता था कि मरना तो तय है। तो पूरा युद्ध करते हुए दोनों को दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं, दोनों को दोनों युद्ध में शहीद होते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब जो शाही सेना है वो बीरमदेव के सर को काट के, क्योंकि जिंदा तो पकड़ में आया नहीं है, तो सर को काट के लाते हैं। बीरमदेव के सर को काट के लाया जाता है और बीरमदेव के सर को काट कर थाल में सजा के फिरोजा के सामने लाया जाता है। तो फिरोजा बोलती है कि चलो जीते जी तो ये नहीं मिला, कम से कम एक बार मैं इसका मरे हुए का मुंह तो देख लूं, सर कटा हुआ तो देख लूं, कम से कम इसका मुंह एक बार तो देख लूं। अब ये थोड़ा जनश्रुति भी है, थोड़ा फेरी टेल्स बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, इतिहासकार बता देते हैं कि जब बीरमदेव का सर उस थाल में सजा के लाया जाता है, तो जैसे वो फिरोजा की तरफ होता है ना, तो जैसे ही सर को फिरोजा की तरफ करते हैं तो वो सर थाली में रखा हुआ घूम जाता है, अपने आप घूम जाता है। तो फिरोजा कहती है, वाह रे वीर, जीते जी भी तू मेरा नहीं हुआ और मरते मरते भी तू मेरा नहीं हुआ। तो ये कहानी चलती है। तो इसके बाद बताया जाता है कि वो सर को लेके फिरोजा है वो उसका अंतिम संस्कार करती है और फिर बाद में यमुना में कूद के अपनी जान दे देती है। जो फिरोजा होती है वो यमुना में कूद के अपनी जान दे देती है। तो ये कहानी थी एक ऐसे युवक की, एक ऐसे युवती की जो अपने वो अलग धर्म से थे, वो अलग धर्म से थे, लेकिन फिरोजा ने अपने धर्म के, ये पहली युवती थी जिसने हिंदू युवराज के लिए अपने प्राण दिए थे। तो अगर हम पढ़ते हैं कि भाई साका हुआ है, वो हुआ है, हुआ है, असली साका तो ये हुआ था। ये जो इतिहास में जो हमसे छिपाया जाता है, जो इतिहास में हमको पढ़ाया नहीं जाता, इतिहास में जो हमको बताया नहीं जाता, वो कहानी मैं आपके सामने लाता हूँ। तो ये कहानी थी दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा और जालोर के शासक कानड़देव के पुत्र बीरमदेव की प्रेम कहानी। तो ऐसी कहानियां जो इतिहास में हमको छिपाया गया है, जो इतिहास में हमको नहीं बताया गया है, वो कहानियां आज की पीढ़ी के लिए, आज की जनरेशन के लिए मैं आपके सामने लाऊंगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, ताकि मैं भी आपके सामने इतिहास की वो कुछ अनछुए कहानी ला सकता हूं, अनछुए पहलू ला सकता हूं, जो आज तक इतिहास में लगभग पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। तो आशा करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मैं आपके सामने और भी कहानियाँ ला सकता हूँ। आप अपना मत भी रखिए, अपना कमेंट में अपना मत रख सकते हैं, जिससे मैं आप उस पर सुझाव भी दे सकते हैं। कोई कमी हो तो वो कमी को भी बता सकते हैं, जिसमें आगे सुधार भी कर सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं फिर किसी दिन एक नई वीडियो के साथ, एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।